अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 8। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि लेटर टेंसर ए बी गिवन बाय दिस। ये वही वाला टेंसर है जिसको आपने मतलब कि डील किया था लेक्चर नंबर 7 में भी। 7 का जो बी पार्ट था उसमें आपने किया था। अगर वीडियो वाली की बात करें तो उसके अंदर आपने इस टेंसर की 3 आइगन वैल्यूज निकाली। देखें आज यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं। कहता है वेयर अल्फा बीटा आर स्केलर्स, इन दोनों की बात करें। E1 E2 आपके पास ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं, ये आपको पहले ही पता है। ये मैं बता दूं आइडेंटिटी टेंसर है, EI टेंसर EI और I पे समेशन है। अब वो कहता है फाइंड द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। नॉर्मलाइज का मतलब है कि यूनिट आइगन वेक्टर ऑफ द टेंसर है कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू अल्फा। अच्छा, अब इसमें देख लें आपने ना इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देख लें जिन स्टूडेंट्स ने तो पिछला लेक्चर कर लिया उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, जिन्होंने नहीं किया उनको पता नहीं चल रहा होगा। इसलिए मेहरबानी करके लेक्चर 7 भी अच्छे तरीके से करें ताकि ये पता लग सके। और मैंने आपको उसमें बताया था कि जब आपने आइगन वेक्टर निकालना है तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देख लें आई था, यहाँ पे भी आई था। अब क्योंकि लैम्डा 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर उसने n1 कह दिया है, जो कि ऊपर भी लिखा हुआ है। और n1 जो होगा ये होगा जी x1 x2 x3। ये 3 डायमेंशनल स्पेस का वेक्टर है, ठीक है जी। अगर ये वाला जो आपके पास टेंसर है ना, टोटल टेंसर, अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो सीधी सी बात है इसके साथ हिट करता है, क्योंकि इसकी जो मैट्रिक्स फॉर्म बनती है वो 3x3 मैट्रिक्स बनती है। और जब 3x3 मैट्रिक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट, फिर सुन लें, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसके 3 रोज हैं। और ये देख लें इसी को उसने कहा है कि जो 1 है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि इसी को ही मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, आगे वही करना है जो आप लीनियर अलजेब्रा में करते रहे हैं। अब आगे चलते हैं। इसकी डिटेल मैं इसलिए नहीं दे रहा मैट्रिक्स की कि ये सारे का सारा एक्सप्लेन किया था मैंने पिछले लेक्चर में। फिलहाल इतना बता दूं कि 4 एंट्रीज आई थी, मतलब कि जो टेंसर ए था उसकी ये मैट्रिक्स फॉर्म बनी थी। यहां से देख लें, ये मैट्रिक्स फॉर्म ए की ये बनी थी। ये वाली जो एंट्रीज थी, यानी आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाली, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाली, सेकंड रो सेकंड कॉलम वाली, और उसके अलावा थर्ड रो थर्ड कॉलम वाली, ये एंट्रीज नॉन जीरो थी, यानी कि अल्फा अल्फा बीटा बीटा बाकी सारी जीरो थी। और ये वाली जो मैट्रिक्स थी, जो कि अगर मतलब है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा जाए, यूं कह लें जो पीछे टेंसर लिखा हुआ था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, तो मैंने कहा था वो तब आता है जब डायगोनल एंट्रीज में से आइगन वैल्यू को माइनस करते हैं। ये थी जी डायगोनल एंट्रीज और आइगन वैल्यू अल्फा थी, तो यहाँ पे 0 माइनस अल्फा तो ये माइनस अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा ये, अल्फा माइनस अल्फा ये। देखें फिर भी मैंने बता ही दिया, लेकिन मैं वही कहूंगा अगर जिन्होंने पिछले किया हुआ है वो ज्यादा इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ज्यादा बेहतर तौर पे फॉलो कर रहे होंगे। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। देख लें ये 3x3 मैट्रिक्स है और ये वेक्टर से मल्टीप्लाइड है। ये तो जीरो हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। ये भी जीरो हो जाएगा, ये लिखा हुआ है। अब आपने वही करना है कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यह आ जाएगा माइनस अल्फा इंटू x1 प्लस बीटा इंटू x2 इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद सेकंड रो को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो बीटा x1 इज इक्वल टू जीरो, जीरो यहां से आएगा। थर्ड रो से तो मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं, तीनों जीरो है। अब यहाँ पे देख लें, बिल्कुल कंसेप्चुअल चीज पे जाएं, कॉमन सेंस यूज करें। यहाँ पे देख लें, यहाँ से तो साफ नजर आ रहा है कि x1 जीरो है, ठीक है जी। अब आप कहेंगे जी बीटा को क्यों नहीं जीरो लिया? अब बीटा अगर जीरो है फिर तो टेंसर की शक्ल ही बदल जाएगी, ठीक है जी। ये ऊपर जो मैट्रिक्स है यहाँ पे देख लें, ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इसलिए जो चीज नहीं बताई हुई उसको नहीं हम अस्यूम कर सकते। तो x1 जीरो है, जब x1 जीरो है, जो यहाँ पे x1 को सब्स्टिट्यूट करें तो x2 भी जीरो हो जाएगा, ये आ गया। अब इधर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन मैं क्या बोलने लगा हूं। वो कहते हैं ये दोनों जीरो हो गए, तीसरा फिर डेफिनेटली जीरो होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या कोई इक्वेशन आपके पास है, कोई इक्वेशन जहां से पता लग जाए कि x3 भी जीरो है? नहीं ना, एक चीज। दूसरी चीज, आइगन वेक्टर मैंने पहले भी बताया था लीनियर अलजेब्रे में भी और यहां पे भी पिछले लेक्चर में कि नॉन जीरो होता है, बहुत डिटेल में बताया था। क्योंकि देखें जब नॉन जीरो आपके पास वेक्टर है ये, तभी तो आपने ये जो मैट्रिक्स थी, याद करें ये वाली जो मैट्रिक्स थी, इसका डिटरमिनेंट जीरो किया था आइगन वैल्यू निकालने के लिए। बहरहाल वो तो मामला कहीं और चला जाएगा अगर उसकी डिटेल में देने लगा, और कहां जाएगा, पिछले लेक्चर में जाएगा। लेकिन ये आपके पास जो आइगन वेक्टर होता है स्ट्रिक्टली नॉन जीरो होता है, और अगर आपने तीसरे वाले को भी जीरो कर दिया तो वो जीरो आ जाता है। इसका मतलब फिर आप रटा लगा रहे हैं, वेरी सॉरी टू से रटा लगा रहे हैं। और यहाँ पे देख लें, कोई ऐसी सी बात नहीं है, ये दो तो जीरो आ रहे हैं, तीसरी कोई इक्वेशन ही नहीं है जिससे पता लगे कि वो भी जीरो आ रहा है, वो जीरो नहीं है। अब आप कहेंगे यहाँ किधर है, वो जीरो नहीं है, उसका कॉफिशिएंट जीरो था, इसलिए वो अपीयर ही नहीं हुआ। यहाँ पे देख लें, जो तीसरा वाला होता है x3 का कोफिशिएंट होता है, जो तीसरा वाला, ये तीसरा वाला x3 का कोफिशिएंट होता है, तो वो अपीयर ही नहीं हुआ। बहरहाल x1 जीरो आया है,
लिख दें उसको 0, x2 0 आया, लिख दें उसको 0, x3 को x3 ही लिखें, इसको कॉमन निकालने बाहर तो 0 0 1। ये है जी दिस वन। जनरल तौर पर आइगन वेक्टर ये है, इसका मतलब 0 0 1 जो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन टेंसर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा 1 इज इक्वल टू अल्फा, और या फिर इसका कोई मल्टीपल। नॉर्मलाइज का मतलब ये निकलता है क्या, यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर ही है, इसकी लेंथ 1 ही बनती है ना, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये देख लें ये आपके पास 1 ही बनती है। ये चीज तो अब टेस्ट पे होनी चाहिए। हाँ, इतना मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ये आंसर आया। और मैं फिर कह रहा हूँ मेहरबानी करके ना भाई इसको 0 0 0 मत निकालिएगा, आइगन वेक्टर नॉन जीरो होता है। हाँ, ये काम कर लिया करें, चेक कर लिया करें कि जी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे हैं तो ये बनती है। अब देख लें ये वाली नहीं, ये आपके पास वो थी जिसको आपने कहा था जी ए टेंसर माइनस लैम्डा 1 टाइम्स आइडेंटिटी टेंसर, ये वो नहीं है। ए टेंसर जो था उसकी मैट्रिक्स फॉर्म ये थी, इसको n1 से मल्टीप्लाई करें। अब देख लें फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, अंडा 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 अंडा। अब इसको करें सेकंड रो इनटू दिस कॉलम, बीटा को 0 से करें फिर अंडा, अल्फा को 0 से अंडा, 0 तो एंड है, एंड एंड है, बहरहाल अंडा नॉट एंडा। अब ये देखें थर्ड रो को जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी भी 0 इंटू 0 0 है, प्लस 0 इंटू 0 0 है, लेकिन अल्फा इंटू 1 अल्फा आ जाएगा, अल्फा को बाहर निकाल लें और ये आ गया। अब देख लें आपने इस मैट्रिक्स को इस आइगन वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आइगन वेक्टर दोबारा अपीयर हो गया आफ्टर बीइंग मल्टीप्लाइड विद द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू। तो ये देख लें इसको इधर हिट किया तो ये आ गया। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको बेशक आप n1 लिख लें क्योंकि मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में ही शो किया हुआ है, ये बात है और कोई बात नहीं। तो ये लें जी क्वेश्चन हो गया आपका। अब आगे चलते हैं। ये है जी पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर। एक्चुअली मसला सारा ये है कि एक होती है पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स, वो लीनियर अलजेब्रा में होती है, लेकिन कम से कम हमारी यूनिवर्सिटी में वो टॉपिक कवर नहीं हो पाता क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं होता। बहरहाल ये रिलेशन देखें, यहाँ पे कहता है जी एक v वेक्टर है, उसका डॉट लिया हुआ है av। पहली बात ये देख लें ये टेंसर से डॉट नहीं हो रहा, av भी वेक्टर होता है। अगर ज्यादा चीज दिमाग में नहीं आती तो देख लें a x इक्वल टू b, a अगर आपके पास मैट्रिक्स है उसको x से मल्टीप्लाई करें तो a x इक्वल टू b, वो भी आपके पास क्या आता है, वेक्टर ही आता है। a x आपके पास वेक्टर है तो a v ये भी वेक्टर ही है। तो v डॉट a टाइम्स v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कहता है होल्ड्स फॉर ऑल वेक्टर्स जो कि नॉन जीरो हैं। सारे नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए अगर ये चीज ट्रू है, या ये 0 है तो या ये पॉजिटिव है, तो फिर ये जो a टेंसर है इसको कहते हैं पॉजिटिव सेमी डेफिनेट टेंसर। अब आप कहेंगे ये सेमी सब कहां से आ गए, सेमी इसलिए कि यहाँ पे इक्वलिटी भी आ रही है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर ये इक्वल टू 0 गायब हो जाता है तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंडीशन है वो ये बनती है कि v डॉट a टेंसर्स टाइम्स v इज पॉजिटिव। ये कहता है होल्ड्स फॉर ऑल नॉन जीरो वेक्टर्स। फिर एक हम कहते हैं पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर, सेमी में इक्वल टू आ जाता है या इक्वलिटी हो सकती है, पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर में स्ट्रिक्टली ये पॉजिटिव होता है। हाँ जी, इसी तरह उसने कहा है कि टेंसर इज कॉल्ड अ नेगेटिव सेमी डेफिनेट इफ v डॉट av इज लेस देन इक्वल टू 0। और उसके बाद कहता है कि नेगेटिव डेफिनेट तब होगा अगर ये स्ट्रिक्टली नेगेटिव होगा, इक्वलिटी यहाँ पे नहीं आएगी। और ये फिर ट्रू है फॉर द ऑल द वेक्टर्स विच आर नॉन जीरो। ठीक है जी, नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए ट्रू है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है जी, तो ये वाली चीज आपके पास आ रही है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है, मतलब कि इसके लिए भी नॉन जीरो वेक्टर्स और इसके लिए भी नॉन जीरो वेक्टर्स। देख लें आप कहेंगे जी आगे ना रटा नॉन जीरो, भाई अगर जीरो वेक्टर आएगा फिर तो हमेशा ही इक्वल टू 0 होएगा। फिर ये यहाँ बताइए नेगेटिव कैसे हो सकता है, या जीरो वेक्टर होगा तो फिर ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इसमें तो आंसर ही 0 दे देना है। तो देख लें सेंस बनती है। बहरहाल ये तो है जी डेफिनेशंस। अब आप कहेंगे जी क्या डेफिनेशन शुरू कर दी है, बहरहाल इनका आपको फायदा होगा आगे जाके, डेफिनेटली आज भी आपको नजर आ जाएगा कि इनका फायदा होना ही होना है। आगे चलते हैं। ये लीजिए पहला फायदा, कहता है प्रूव दैट फॉर अ पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी पॉजिटिव होंगी। अब पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर की डेफिनेशन अगर आपके दिमाग में तो आप कर सकेंगे। देखिए अगर a आपके पास पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर है तो यही डेफिनेशन थी ना, आपने कहा था v डॉट a टेंसर टाइम्स v इज पॉजिटिव, और ये v जो आपके पास है सारे क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। तो अब किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए ट्रू है तो जाहिर बात है कि आपके पास जो है आइगन वेक्टर वो भी नॉन जीरो होता है, आइगन वेक्टर के लिए भी ट्रू है। तो v को रिप्लेस कर दें ni से, ni जो आपके पास है नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर का मतलब क्या है कि यूनिट आइगन वेक्टर्स हैं एक एक, तो यहाँ पे भी आप ni लिख दें, यहाँ पे भी ni लिख दें। अब ये क्योंकि पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आपके पास जो है आइगन वेक्टर्स नॉन जीरो होते हैं।
ये चीज हो गई। अब ये क्योंकि ni इज द आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा आई, तो a टाइम्स ni आ जाएगा लेमडा आई ni। अब यहाँ पे समेशन नहीं है, नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई समेशन नहीं है, यहाँ से भी आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कोई समेशन नहीं है, तो यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पे कोई समेशन नहीं है, इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं बट देयर इज नो समेशन ओवर हियर, जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे समेशन नहीं थी। इसी तरह से आपको पता है कि आपने किया था कि ए एन आई इज इक्वल टू लेमडा आई एन आई, यहाँ पे भी समेशन नहीं थी, तो थ्रू आउट कोई समेशन नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, इसलिए कि ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर, इसलिए स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। अब आपने क्या करना है, ये आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये स्केलर्स के दरमियान नहीं होता, वेक्टर्स के दरमियान होता है, तो लेमडा इस आपको बाहर निकाल लें और यहाँ पे देख लें ये जो हैट है ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये आइगन वेक्टर है, ये बुक के लिहाज से, और यूनिट वेक्टर्स भी हैं। ये चीज होगी आपके पास, अंडरलाइन भी मैंने किया हुआ है। अब व्हाट इज एन आई डॉट एन आई, एक ही वेक्टर का उसी से डॉट लेते हैं तो उसकी लेंथ का स्क्वायर होता है और वो 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे देख लें लैम्डा ये आपके पास हो गया पॉजिटिव, आई 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो क्या प्रूव कर दिया आपने, आपने प्रूव कर दिया कि जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव होंगी फॉर अ पॉजिटिव डेफिनेट टेंसर। उम्मीद है समझ आ गई होगी, ना समझ आई हो दोबारा सुन लीजिएगा। आए आगे चलते हैं। ये पुरानी यादें ताजा करें, आपने डॉट प्रोडक्ट का ये फार्मूला तो कई बार पढ़ा था, और लीनियर अलजेब्रा में आपने ये नोटेशन पढ़ी थी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपके पास होता है ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड वेक्टर टाइम्स फर्स्ट। ये किस तरह से जी, ये इस तरह से जी, अगर आप u को एज अ कॉलम वेक्टर लिखें और उसका जो v ट्रांसपोज है v भी कॉलम वेक्टर है, तो वो रो वेक्टर बन जाएगा। अब दिस रो इनटू दिस कॉलम, यही बनता है ना, v1 u1 प्लस v2 u2 प्लस v3 u3, ये बन जाता है, ठीक है जी। और वो कहता है फॉर राइटिंग uv एज कॉलम वेक्टर्स, ये आपके पास है। तो अब इसमें ये नहीं रटा लगाना कि v ट्रांसपोज u है, क्योंकि u डॉट v जो होता है वो आपके पास v डॉट u भी होता है, तो u ट्रांसपोज v भी कर सकते हैं। यहाँ पे u लिख लें, यहाँ पे v, यही आंसर आता है। देख ले, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि कहीं भी जरा ना हो कि जी रटा लगाना पड़ गया। अब देखें, ये क्वेश्चन अगर जिन लोगों ने मुझसे लीनियर अलजेब्रा पढ़ा है, जहां पे आपका लीनियर अलजेब्रा एंड हुआ था ना, ये क्वेश्चन वहां पे हुआ था। जाहिर पता है टेंसर्स के लिए नहीं हुआ था, टेंसर्स के लिए नहीं हुआ था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हुआ था। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो कहता है प्रूव दैट द सेट ऑफ द आइगन वेक्टर्स ऑफ अ सिमेट्रिक टेंसर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। देख लें, सिमेट्रिक टेंसर वही होता है जिसकी मैट्रिक्स फॉर्म सिमेट्रिक होती है। सिंपल, बिल्कुल उसी तरह प्रूफ करना है कि एक सिमेट्रिक टेंसर आपके पास है, उसके जो आइगन वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल हैं। हाँ, ये चीज ध्यान रखनी है आपने कि आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्ड करेंगे डिफरेंट आइगन वैल्यूज को, डिफरेंट आइगन वैल्यूज को। ये देखें, हिंट दी हुई है कि वी आई वी जे ये आइगन वेक्टर्स हैं, ए के कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यूज लेमडा आई लेमडा जे, जो के बराबर नहीं है। आपको पता लग जाएगा क्यों कहा हुआ है। फिर हमने क्या प्रूव करना है, अगर ऑर्थोगोनल प्रूव करना है तो ऑर्डिनरी वेक्टर्स में ऑर्थोगोनलिटी जो आपके पास है या परपेंडिकुलरिटी एक ही होती है, तो प्रूव करना है कि वी आई डॉट वी जे 0 होना चाहिए। अब वो कहता है जी कि ये हिंट है कि देखिए, मैं ना असल में ये टीचरों से भी मोहतरम साज़ा कराम कहना चाहिए, उनसे भी दरखास्त करूंगा कि मेमोरी टेस्ट ना लिया करें। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हिंट दे देनी चाहिए कि भाई यहाँ से अपना स्टार्ट करना है। अब इसकी भी लॉजिक है कि क्यों दी हुई है, बजाय कि स्टूडेंट सोचता रहे जी स्टार्ट कैसे हुआ था, तो उसी में अच्छा वाला क्वेश्चन आता भी है, दिमाग में हिंट नहीं आती या स्टार्ट नहीं आता, दिमाग खराब हो जाता है और फिर उसके बाद कई बार नहीं हो पाता। फिर कहते हैं जी मैथमेटिक्स ड्राई सब्जेक्ट है। मेमोरी टेस्ट नहीं लेना चाहिए, ये बता देना चाहिए कि ये हिंट क्यों है, उसकी लॉजिक पता होनी चाहिए। उससे कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में रह भी सकता है, लेकिन ये बता देना चाहिए। चलिए, ये हिंट बताया हुआ, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अभी पता लग जाएगा ये क्यों किया हुआ है। आए आगे चलते हैं। ये ले जी, मैंने कहा था यहाँ से स्टार्ट करना है। पहली बात है, उसने फिर वो इंडिकेट किया हुआ कि ये वेक्टर है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप कहते हैं ए एक्स इक्वल टू बी, ए अगर मैट्रिक्स है तो एक्स से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर ही आता है। अब देखें, वही इसने काम किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है ना, तो अभी आपने एक नोटेशन पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स फर्स्ट, पढ़ी थी ना अभी, ये वो काम किया हुआ है, एक चीज हो गई। अच्छा, अब दूसरी चीज, यहाँ पे देख लें, ये एरो जा रहा है, इसने ए टेंसर को लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज। ये आपको पता है ट्रांसपोज और ट्रांसपोज वो खुद होता है, पंजाबी में कहते हैं ना, दो जुतियां मारो ठीक हो जाएगा, ये वही हुआ है। कोई मैट्रिक्स लेकर देख लें, अगर देखें मैट्रिक्स लेकर देख लें, 2x2 की कोई मैट्रिक्स ले लें, ए बी सी डी, यानी कि ए बी या पहली रो है, सी डी दूसरी है रो, इसका 2 बार ट्रांसपोज लें, ये खुद ही वापस आ जाएगा। देख लें, ये भी देखें, थोड़ा सा आपको एफर्ट करनी चाहिए, अगर कहीं कोई डायरेक्ट बात हो रही है तो आप इस तरह से रिकॉल कर लिया करें, देर नहीं लगती। तो बहरहाल ये लिख दिया इन्होंने, ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज, ये चीज हो गई। अब आपको ये लग रहा होगा ये रटे लगाने पड़ेंगे, देखें लॉजिक आएगी, हर स्टेप की लॉजिक है। अब उसके बाद ये स्टेप किया हुआ है, आप कहेंगे ये क्या किया हुआ है, इसको छोड़े, पहले ये देखें,
रिकॉल करें, आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा था कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें, ट्रांसपोज लें, तो आगे फिर रिवर्स ऑर्डर में आता है ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट, वही टेंसर्स के लिए। तो अब यहाँ पे देख लें, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं लिखूंगा ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड, यानी कि वीजे का ट्रांसपोज, ये लिखा हुआ है, इनटू ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट, वो ये है। मतलब है कि अगर यहां से यहां जा सकते हैं तो यहां से भी यहां पे आ सकते हैं। अब ठीक है, यहां तक तो हम पहुंच गए। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो ए ट्रांसपोज है इसको ए लिखूंगा, क्यों? ये गिवन था कि आपके पास टेंसर सिमेट्रिक है। अभी तक आप देखें आ गई ना लॉजिक, क्वेश्चन में तो था कि सिमेट्रिक टेंसर का आपने करना है, अभी तक हमने कहीं यूज नहीं किया था। तो ये आपके पास जो ए ट्रांसपोज है इसको ए लिख लें। अब इसके बाद ये लिखा हुआ है कैसे, ये देखें, ये वही चीज है, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स फर्स्ट, उल्टा स्टेप किया हुआ है, तो यहां से ये किया हुआ है। जब डॉट लेते हैं कहते हैं ना ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम्स फर्स्ट। अब देख लें वो हिंट क्यों दिया हुआ था, देखें यहाँ पे ए साहब जो थे वी आई के साथ थे, ठीक है जी। अब आप कहेंगे क्यों जोड़ा हुआ है साथ, ओ भाई असल में तो आपने प्रूव करना है कि आपके पास जो आइगन वेक्टर्स हैं ऑर्थोगोनल है, ठीक है, यही प्रूव करना है ना। तो आइगन वेक्टर के साथ तो आइगन वैल्यू इन्वॉल्व होती है, तो इसको तो मैं फिर भी लिख सकता हूँ लेमडा आई वी आई। इसका क्या करूं, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अब हमने इस तरह से सारे स्टेप्स किए हैं कि ये ए साहब इधर आ गए हैं, तो इसको भी मैं लिख सकूंगा क्या, लेमडा जे वी जे। ये देखें, यहां से स्टार्ट किया विच इज दिस वन, और यहां पहुंच गए विच इज दिस वन, ठीक हो गया जी। और यहां पे देख लें ए टाइम्स वी आई आता है, लेमडा आई वी आई, यहां पे समेशन नहीं है, इसको रिप्लेस करें इससे, क्योंकि वी आई जो था वो आइगन वेक्टर था ए का, कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा आई, और ये वाली चीज यहाँ पे लिखी हुई है, इसको भी रिप्लेस करते हैं लेमडा जे वीजे, यहाँ पे भी समेशन नहीं है क्योंकि वीजे था आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लेमडा जे। अब जब ये चीज हो गई आपके पास, तो अब आप ये देख लें, यहाँ पे भी वी आई डॉट वीजे है, लेमडा जे को आप कॉमन निकालें, यहाँ पे वी आई डॉट वीजे है, तो ये इस टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, तो वी आई डॉट वीजे कॉमन आ जाएगा, यहाँ से लेमडा आई आ जाएगा, यहाँ से लेमडा जे, तो आ जाएगा लेमडा आई माइनस लेमडा जे टाइम्स दिस इज इक्वल टू 0। अब देख लें, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है, ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जीरो आ रहा है तो एक को तो जीरो होना पड़ेगा। लेकिन हमने बात की थी कि जो आइगन वैल्यूज हैं ये आपके पास जो है डिफरेंट हैं, डिफरेंट है। अब पता लग गया लॉजिक, पीछे क्यों कहा था कि डिफरेंट है, ये तो आपके पास डिफरेंट है, और जब ये डिफरेंट है तो सीधी सी बात है दूसरी वाली चीज जीरो है, और जब दूसरी वाली चीज जीरो है तो इसका मतलब वी आई डॉट वी जे इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि आइगन वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट आइगन वैल्यूज। देखें जो सेम आइगन वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करेंगी वो तो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे आइगन वेक्टर्स, वो कहां से आप कह सकते हैं जी के ऑर्थोगोनल है, वो भी मैंने लॉजिक दे दी। अब यहां मैंने किया नहीं हुआ, जुबानी जरा सुने, इस स्टेप से आप जो इस स्टेप पे आए हैं ये बीच में से स्टेप मिस किए जा सकते हैं, मतलब है कि इनके बगैर भी हो सकता है। ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा हूं, आप ये करें, इस स्टेप के बाद ये स्टेप तो करें, ये तो ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड टाइम फर्स्ट, यहीं पे इसको ए ट्रांसपोज लिख लें, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे इसको ए ट्रांसपोज लिख लें, क्योंकि ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर है, यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है क्योंकि ए आपके पास जो है सिमेट्रिक टेंसर है। जब आप इसको ए ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये देख लें, इसी स्टेप के बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं ये वाला स्टेप नहीं कह रहा, समझेंगे यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखा हुआ है, इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप इसको खोलते हैं तो क्या आता है, इसको खोलते हैं तो क्या आता है, आपके पास आ जाएगा वीजे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द सेकंड वो ये है, इनटू ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट, ए ट्रांसपोज वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब है कि इस स्टेप के बाद ये, और इसके बाद आप इसको ए ट्रांसपोज लिख लें, सीधा आप यहां पे आ सकते हैं, इधर आ गए तो यहां आ जाए, तो ये स्टेप आपके बच बचा हो सकते हैं, ये दो स्टेप्स मिस हो सकते हैं, यहां से करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन ये वही है जो कभी आपने लीनियर अलजेब्रा में किया था, फर्क ये था कि वहां पे टेंसर नहीं, वहां पे मैट्रिक्स लिखते रहते। चलिए जी अब आगे चलते हैं। ओए है की, वो तो कह रहे हैं बिफोर गोइंग फर्दर प्लीज टेस्ट सम स्वीट्स, मिठाई आ रही है, लो जी खा लो। आई, अब आप कहेंगे जी किस खुशी में, वो छोड़ो या खा लो। नहीं क्यों, बर्फी कम है तो सही, ये भी है ये भी है, कम है, लोग ज्यादा है, और ले लो। उई, इतना तेज हो यार, सुटनी सी। हाँ जी, नहीं मजा नहीं आ रहा, क्या खाना है, गुलाब जामुन, ये पड़ा हुआ है, नहीं शीरे वाला, शीरे वाला खाना है, लो फिर, ऐसा से लाना, ऐसा ना हो कि शीरा डुल जाए, हेलो, चलो जी। हाँ जी, अभी भी नहीं बात बनी, क्या खाना है, अखरोट हलवा, वो ये पड़ा तो हुआ है, एक को ही है ना, अच्छा, ये लो, खुश, बात बन गई है, जलेबी खानी है,
यार हद हो गई है, तसल्ली नहीं हो रही, जलेबी खानी हूं, खा लो। हूं तो रज गए हो गए। क्या पेड़ा पसंद है? ये लो, पेड़ा भी आ गया। क्योंकि फिर कहना था कि अगर मैं कहता यहां से ले तो एक ही है। और हुन तो गल सुन लो, क्यों आ रही है? नहीं, क्या अमृत ही खानी है? और तेरी, लो, बहुत आराम से आइए, क्योंकि यहाँ पे देख लें ताज़ा ताज़ी बन रही है, काट लो। महला जब हाथ सड़ जाएगा ना, खुद ही तौबा कर लो कि इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। बहरहाल, अब तो स्लाइड पे जगह नहीं रही, इतनी मिठाई से शुक्र कर लें। अब ये क्यों मैं दे रहा हूँ, हेलो, वी हैव एनफ बैकग्राउंड टू स्टार्ट कंटिन्यूम मैकेनिक्स, टेंटन। अब लोग कहेंगे लो, ये तो भाई 8वां लेक्चर था, और भाई अभी तक बैकग्राउंड बन रही थी, अभी तक बैकग्राउंड बन रही थी। और ये भी मैं इसाफजा ग्राम से कहूंगा कि देखें, ये भी एक चीज नोट करें कि कंटिन्यू मैकेनिक्स पढ़ने के लिए आपको बैकग्राउंड चाहिए टेंसर्स की, वो मैंने इसी कोर्स में बनाई है। आमतौर पे यही होता है, ठीक है, प्री रेक्विजिट तो इस कोर्स के भी हैं। आमतौर पे होता है, चलो जी ये चीज आपने वहां पढ़ी है, लेकिन टेंसर्स ऐसी चीज है कि अगर ये कहीं और पढ़ाएंगे, फिर इस कोर्स को पढ़ाएंगे, तो काफी खतरा है कि कहीं अगर दिमाग से निकल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कोर्स। तो कोशिश किया करें कि मेन बैकग्राउंड यही बनाया गया है, उसी खुशी में देख लें इतनी मिठाई आई है। बहरहाल, अब हम कंटिन्यू मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यह था जी कॉन्फ़िगरेशंस एंड मोशंस ऑफ कंटिन्यू बॉडीज। इसमें आज हमने सिर्फ समझना है कंटिन्यू बॉडी क्या है और कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन देख लें, आप डिक्शनरी भी देखेंगे तो डिफरेंट मतलब निकलेंगे। फिलहाल यहाँ मैं शेप कह रहा हूँ, शेप आपको नजर आ जाएगा आगे। और ये भी आप कह सकते हैं रीजन ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, लेकिन शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। बहरहाल, व्हाट इज कंटिन्यू? कहता है एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल मैटर इज डिसकंटिन्यूस। माइक्रोस्कोपिक लेवल जो आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं, वो कहता है मैटर डिसकंटिन्यूस है। देखिए, अब ये चीजें अगर आपने फिजिक्स में अगर नहीं भी पढ़ी हुई ना, या फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, फिर भी ये चीजें तंग नहीं करनी चाहिए जिसका मैथ स्ट्रांग हो। डिसकंटिन्यूस आपको पता ही ना, जिसके ग्राफ में ब्रेक होती है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूस का भी मतलब है टूटा भजा। कैसे? कहता है इट इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। भाई मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में फासला होता है, एटम के अंदर फिर डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन, वो भी दूर दूर होते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे देख लें, कहता है हाउ एवर इन रियल लाइफ द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज ऑफ नो कंसर्न। जैसे अब यहाँ पे देख लें, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है। अब मैं कहूँ जी इधर केड़ा मॉलिक्यूल है, इधर केड़ा मॉलिक्यूल है, इधर, मैं ओवरऑल स्क्रीन देख रहा हूँ। अब आप इस स्लाइड को भी देख रहे हैं तो ओवरऑल देख रहे हैं, या यहाँ पे मॉलिक्यूल देख रहे हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल, अच्छा जी कितने मॉलिक्यूल इकट्ठे हुए तो अब इस पे ये मॉलिक्यूल का वर्ड लिखा हुआ है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। इन शॉर्ट ये कि ऐसी चीजों की वो बात कर रहा है जिसके लिए आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको नजर आ जाता है। तो रियल लाइफ में कहता है इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स इज ऑफ नो कंसर्न एंड ओनली द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल एज अ होल इज इंपॉर्टेंट। ओवरऑल मटेरियल आपने देखना है, एक मटेरियल आप लेंगे, मतलब जैसे ये स्क्रीन है, ओवरऑल हम ले रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये अलग पोर्शन है, ये अलग, ओवरऑल एक ही है, ठीक है जी। एज अ होल इज इंपॉर्टेंट। यानी कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी, मैक्रोस्कोपिक स्टडी वो होती है जो आपको अपनी आंखों से आराम से नजर आ जाए, ठीक है जी, जो आंखों से नजर आ जाए, जिसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है। अब वो कहता है, यहां मैं स्लो करता हूं, मैक्रोस्कोपिक स्टडी में वी आर कंसर्न विद द वॉल्यूम्स ऑफ मैटर विद डायमेंशंस लार्ज कंपेयर्ड विद दीज पार्टिकल्स, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, क्लासरूम की आपने वॉल्यूम निकालनी है। अब खुद बताएं, क्लासरूम की दीवारों में जो मॉलिक्यूल्स होंगे, वॉल्यूम का और उन मॉलिक्यूल्स के साइज का कोई कंपैरिजन है? नहीं ना। तो वही कह रहा है, कंसर्न विद द वॉल्यूम्स ऑफ द मैटर विद डायमेंशंस लार्ज कंपेयर्ड विद दीज पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स यही इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन हो गए, एटम हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए। तो हमने ऐसी बॉडीज लेनी है जिनकी वॉल्यूम्स या एरिया जो भी है दैट इज लार्ज एनफ। कहता है मैकेनिक्स ऑफ अ बॉडी इन विच बोथ मास एंड वॉल्यूम्स आर कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब ये पार्टिकल्स वो वाले नहीं हैं, यहां पे आपको समझना पड़ेगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये पोर्शन ऑफ द बॉडी है, ये पार्ट ऑफ द बॉडी है, तभी इसको कंटिन्यू पार्टिकल लिखा हुआ है। आइए इसको फिर पढ़ते हैं। वो कहता है अ बॉडी इन विच बोथ मास एंड वॉल्यूम आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस वही होते हैं जिनके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होती, यही होता है ना, सिंपल रखें इसको, जिसके ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं होती, और वो कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे पार्टिकल्स के, यानी के कंटिन्यू पार्टिकल्स, उससे भी आसान मटेरियल पॉइंट्स। मटेरियल पॉइंट से मुराद पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब कर्सर को समझ लें, ये मटेरियल पॉइंट है, मतलब ये स्क्रीन है, ये देख लें, ये जो पॉइंट है, ये आपके पास जो है स्क्रीन का हिस्सा है, ये पॉइंट स्क्रीन का हिस्सा है, ये पॉइंट स्क्रीन का हिस्सा है, ये पॉइंट स्क्रीन का हिस्सा, ये पॉइंट स्क्रीन का हिस्सा, ये पॉइंट स्क्रीन का हिस्सा, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं है। ये वाकई में अगर मैं कहता हूं कि लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट ऑन द स्क्रीन, दिस पॉइंट ऑन द स्क्रीन, तो वो स्क्रीन का हिस्सा ही है, इट्स पार्ट ऑफ द स्क्रीन।
उसको कंटिन्यू पार्टिकल कह लें या मटेरियल पॉइंट कह लें। तो लें जी, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ, उम्मीद है पता लग गया होगा। वो कहता है रियल लाइफ में इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज ऑफ नो कंसर्न, जो बिहेवियर ऑफ द मटेरियल होगा एज अ होल वही इंपॉर्टेंट होगा। एक चीज, मैक्रोस्कोपिक स्टडी में वी आर कंसर्न विद द वॉल्यूम्स ऑफ मैटर विद डायमेंशंस लार्ज कंपेयर्ड विद दीस पार्टिकल्स। दीस पार्टिकल्स यहाँ पे तो वही है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है। एंड मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी इन विच both mass and volume they are continuous functions of particles या continuum particles और material points। मतलब है कि in short माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं पढ़नी आपने, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़नी है। ठीक है जी। तो ये लिखा हुआ है कि इन मैक्रोस्कोपिक स्टडी वी आर कंसर्न विद द वॉल्यूम्स ऑफ मैटर एंड डायमेंशंस लार्ज कंपेयर्ड विद पार्टिकल्स एंड मैकेनिक्स ऑफ द बॉडी इन विच बोथ मास एंड वॉल्यूम आर कंटीन्यूअस फंक्शंस ऑफ पार्टिकल्स। ये वाली चीज। और ये मैं बताऊं, अगर कुछ लोग मुझसे पूछते हैं आप क्या पढ़ाते हैं, मैं कहता हूं जी कंटिन्यू मैकेनिक्स। पता नहीं वो सही तरह सुनते नहीं, वो क्वांटम समझ लेते हैं। ये जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक हो रहा है ना, ये क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, नॉट इन दिस कोर्स। वो क्वांटम मैकेनिक्स है, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स है। देखें जी आगे क्या लिखा हुआ है, ये सच्चा लिखा हुआ है, आगे कोई और जुमला होगा। सच अ बॉडी इज कॉल्ड अ कंटिन्यूम। लें जी, ये है जी कंटिन्यूम। अब वो पीछे से चला आ रहा था, लेकिन देख लें छोटा सा यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इट्स डायमेंशंस आर मच लार्जर देन द इंटरमोलेकुलर स्पेसिंग। वो बात कर दी उसने, मतलब कि इतनी बड़ी बॉडी है कि इसमें हम कंसर्न नहीं है कि दो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें कितनी स्पेस है, दो आइटम्स हैं उनमें कितनी स्पेस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना फासला है, उसमें हम कंसर्न नहीं है। और जो मटेरियल पॉइंट्स हैं कंटिन्यूम के, वो भी वही वाली बात जो मैंने आपको कहा था, रेफर्स टू पार्ट ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का पार्ट है। जैसे देख लें स्क्रीन है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पॉइंट्स ही है ना स्क्रीन डिफरेंट, लेकिन वो पार्ट ऑफ द स्क्रीन है, पार्ट ऑफ द बॉडी है। Refers to a part of the body and does not imply any association with the discrete particle of the atomic theory like electron proton। आपको बताया था, अब अगर हम कोई पॉइंट लेंगे या मटेरियल पॉइंट लेंगे या कंटिन्यू पॉइंट लेंगे, वो पार्ट होगा बॉडी का, ठीक है, पार्ट ऑफ द बॉडी का। या मटेरियल पॉइंट होगा, ये कहना चाहिए मटेरियल पॉइंट होगा बॉडी का। मतलब है कि ना वो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना कोई प्रोटॉन होगा, और जो एटॉमिक थ्योरी में डिस्क्रीट पार्टिकल्स आते हैं उनमें से उसका कोई तल्लुक नहीं होगा, उनमें से वो होगा ही नहीं। इन शॉर्ट, इन कंटिन्यू मैकेनिक्स वी डिसरिगार्ड यानी कि इग्नोर, रिजेक्ट, निकल जाओ जी यहां से, वी डिस्कार्ड द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कार्ड करेंगे। हमें कोई परवाह नहीं इलेक्ट्रॉन की, कोई परवाह नहीं प्रोटॉन की, कोई परवाह नहीं एटॉमिक थ्योरी की या इंटरमोलेकुलर स्पेसिंग्स की। फिर हम क्या करेंगे, उसको तो डिस्कार्ड कर दिया, हम ये करेंगे, हम मैक्रोस्कोपिक पर स्टडी करेंगे। और यहाँ पे लिखा है ट्रीट्स मैटर एज बीइंग स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब ये देख लें आगे जाके ना आपके स्मूथ फंक्शन भी आ रहे होंगे। ये स्मूथली लिखा हुआ है ना, स्मूथली देखें, आपको यही पता है कि जी स्मूथ बॉडी वो होती है जिसके ऊपर मतलब है कि आपको ज्यादा फ्रिक्शन फील नहीं होती, उस तरह भी लोग ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख लें मैथमेटिकली स्मूथ फंक्शन वो होता है जो कंटिन्यूस हो और उसका डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो। सही मैं कहता हूँ ना, जिसकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो वो आराम से ये चीजें समझ जाते हैं। अभी थ्योरेटिकल जा रहा है, मैथमेटिक्स शुरू होगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसको दोबारा पढ़ते हैं। वो कहता है इन शॉर्ट, इन कंटिन्यू मैकेनिक्स वी डिसरिगार्ड द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इसकी बात हो गई। ट्रीट्स मैटर एज बीइंग स्मूथली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। इसकी भी बात हो गई कि मतलब है कि जो मैटर होगा वो स्मूथली डिस्ट्रीब्यूट होगा थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि बीच में गैप नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी होगी। ये नहीं होगा जी कि दो मटेरियल पार्टिकल्स हैं तो उनमें डिस्टेंस आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मटेरियल पार्टिकल पार्ट ऑफ द बॉडी है। तो फिर पढ़ लेते हैं। In short, in continuum mechanics, we disregard the microscopic structure and treats matter as being smoothly distributed throughout the body under consideration। ये बात हो गई। And the quantities like displacement are expressed as continuous or at least piecewise continuous functions of the space, coordinates and time। आगे लिखा है to be continued। इसको एक बार फिर पढ़ लें। वो कहता है क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट। देखें डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्टेंस होता है, लेकिन खास डायरेक्शन में होता है, तभी इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है जी। वो कहता है आर एक्सप्रेस एज कंटिन्यूस और एटलीस्ट पीस वाइज कंटिन्यूस। देखें कंटिन्यूस ही आ जा रहा है, ये देखें जरा कर्सर कहां जा रहा है, कंटिन्यूस है ना। पीस वाइज क्या होगा, ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है, ये तीसरा पीस है, तो ये हो गया जी पीस वाइज कंटिन्यूस। ठीक है जी। तो पीस वाइज जुड़े हुए और कंटिन्यूस में यूं कह सकते हैं। वो कहता है कि क्वांटिटीज लाइक डिस्प्लेसमेंट आर एक्सप्रेस्ड एज कंटिन्यूस और एटलीस्ट पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ द स्पेस, कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम। और स्पेस कोऑर्डिनेट्स वही हैं मटेरियल पॉइंट्स, और वो होते हैं पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अभी इतना ही है। तो ये आगे कंटिन्यू होगा अगले लेक्चर में, उसमें मैथमेटिक्स भी हम डेवलप करेंगे, और उसमें आप देख लीजिएगा आगे जाके टेंसेस भी आ जाएंगे।
और आप खुद देख लीजिएगा, अगर मैं आपको टेंसर्स ना कराता तो फिर ये कोर्स कैसे समझ आता। इसलिए टेंसर्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लीजिए, कोई क्वेश्चन होगा जरूर पूछ लीजिएगा। उम्मीद है कि हैप्पी एंडिंग होगी। आज तो मिठाई मिली है। ये लीजिए, आपका लेक्चर नंबर 8 खत्म। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 9 में। अल्लाह हाफिज।